तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी 12 क्लास का 8वां चैप्टर जो है परिवहन एवं संचार। इसमें परिवहन का प्रकार हम पढ़ेंगे। परिवहन में कौन कौन प्रकार है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन और संचार, समस्त चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से इसको हम 2-3 वीडियो में मैं बनाऊंगा, जिससे हम समझेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। जिसमें फर्स्ट पार्ट 1 में हम बनाएंगे परिवहन के प्रकार में सड़क परिवहन। तो हम पहले जानें कि परिवहन एवं संचार का परिचय में कि परिवहन क्या है। तो परिवहन की बात हम करेंगे तो वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को या यात्री को, किसी सामान को, किसी सेवा माने किसी वस्तु या यात्री या किसी माने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो उसे हम परिवहन कहेंगे। परिवहन के लिए मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके से अब हम संचार जब जानेंगे तो शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार के लिए डाक सेवा, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह संचार सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बताया परिवहन क्या है। तो जब किसी वस्तु को या यात्री को हम एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं तो उसे हम परिवहन कहते हैं। और जब किसी शब्द को, संदेश को, तथ्य को, विचार को, भाव को दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो हम उसे संचार कहते हैं। और तो संचार के लिए हम कैसे भेजेंगे? तो डाक सेवा से हम भेजते हैं और टेलीफोन से भेजते हैं, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह इत्यादि का हम सहायता लेते हैं। इस तरीके से परिवहन एवं संचार का महत्व क्या है? मैंने वस्तुएं एवं सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजना ही परिवहन एवं संचार कहलाएगा। हम याद रखेंगे। वो कहता है कि आधुनिक युग में परिवहन एवं संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन चुके हैं। माने यदि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से अगर सुदृढ़ होना चाहता है तो उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट परिवहन और दूसरा संचार। यह सुविधाएं वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन क्षेत्रों का उनके उपभोग क्षेत्रों से संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब कि यदि खेतों में किसी भी चीज़ का हमने उत्पादन किया और उसे बाज़ार तक लाना है, कहीं भी भेजना है, तो उसके लिए हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन क्षेत्र का उनके उपभोग क्षेत्रों से संबंध स्थापित करती है कौन? तो परिवहन। तो परिवहन एवं संचार मार्ग, चैनलों, वाहनों का एक संजाल बनाते हैं जिसके माध्यम से व्यापार होता है। मतलब कि परिवहन एवं संचार जो हम पढ़ते हैं इसके मूल में होता है व्यापार। किसी भी व्यापार को हम कब पूरा करते हैं? जिसमें समझो कि परिवहन और संचार का प्रयोग करके जब हम अपने आर्थिक क्रियाकलाप को, लेन देन को पूरा करते हैं तो उसे ही हम व्यापार कहते हैं। अर्थात किसी व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन का और संचार का। तो इस तरीके से अब हम परिवहन के प्रकार की बातें करेंगे। तो परिवहन के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन सबसे आसान परिवहन समझा जाता है, जहां हम जानवरों का प्रयोग करके, मनुष्यों का प्रयोग करके, गाड़ियों का प्रयोग करके, रेल का प्रयोग करके, पाइपलाइन का प्रयोग करके हम इस परिवहन को पूरा करते हैं। वहीं जल परिवहन की बात करेंगे तो ये महासागरीय मार्ग से, तटीय नौ परिवहन से, नौ परिवहन नहर से, आंतरिक जल मार्ग से, माने जल के द्वारा जब हम परिवहन करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को हम भेजेंगे तो उसे हम जल परिवहन कहते हैं। और वायु के द्वारा जब हम किसी वस्तु को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे हम वायु परिवहन कहते हैं। इन तीनों परिवहनों की बात अगर कहा जाए तो सबसे सरल परिवहन स्थल परिवहन माना जाता है। और सबसे सुगम, सबसे माने सस्ता परिवहन जो होता है वह जल परिवहन होता है। जल परिवहन के द्वारा भारी उद्योगों का एक देश से दूसरे देशों में व्यापार हम स्थापित करते हैं। और वायु परिवहन के द्वारा व्यापार की बात करेंगे तो ये सबसे महंगा परिवहन होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इसमें से। स्थल परिवहन, तो ज़मीन के माध्यम से होने वाले परिवहन को स्थल परिवहन कहते हैं। यह परिवहन के सभी माध्यमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन स्थल पर ही होता है। माने जब वस्तु एवं सेवा का माने एक स्थान से दूसरी जगह अगर हम स्थानांतरण करें, अगर भेजें, तो और उसमें स्थल का प्रयोग अगर किया जाए तो उसे हम स्थल परिवहन
के नाम से जानते हैं। और कहता है कि स्थल परिवहन में सड़क, रेल, पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तो स्थल परिवहन के प्रकार की अगर बात करें तो स्थल परिवहन 3 प्रकार से होते हैं बच्चे। एक सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। माने स्थल ज़मीन ही है, उसमें सड़क के माध्यम से हम एक जगह दूसरे जगह जाते हैं, समझो कि रोड के द्वारा बस वगैरह, ट्रक वगैरह, तो ये सड़क परिवहन हो गया। रेल परिवहन, अगर रेल की पटरी बिछा के भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी यात्री को, वस्तु को, सामान को, सेवा को, तो उसे हम रेल परिवहन कहेंगे। और पाइपलाइन बिछा कर हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इसमें मान लो कि गैस वगैरह जो भी है वो भेजा जाता है, तो उसे हम कहेंगे पाइपलाइन परिवहन। तो हम आज पहले पढ़ने जा रहे हैं सड़क परिवहन। तो सड़क के माध्यम से होने वाले परिवहन को ही हम सड़क परिवहन के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि सड़क परिवहन छोटी छोटी दूरियों के लिए आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। सड़कें किसी भी देश के व्यापार एवं वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व की कुल परिवहन योग्य सड़कों की लंबाई अगर कहा जाए तो 150 लाख किलोमीटर है। यहाँ पे जो भी हम परिवहन पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे, व्यापार पढ़ेंगे, ये सब हम विश्व स्तर पे पढ़ रहे हैं। इसलिए विश्व के समस्त सड़कों की बातें करेंगे हम, विश्व के महत्वपूर्ण सड़कों की बातें करेंगे हम लोग। तो इसमें हम जानेंगे कि सामान्य तौर पे सबसे छोटी दूरी के लिए अगर कहा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे लाभदायक परिवहन सड़क परिवहन होता है। व्यापार वाणिज्य को विकसित करने में, पर्यटन को बढ़ावा देने में सड़कें जो होती है किसी भी देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विश्व की अगर बात करेंगे, विश्व में सड़कों की लंबाई कुल कितनी है, हम तो बोलेंगे 1 लाख किलोमीटर है। सड़कों की लंबाई एवं घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए विश्व के देशों को, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रथम स्थान प्राप्त है, जहां विश्व के लगभग सड़कों का 33% जाल सड़कों का है। याद रखेंगे, पूरे विश्व में अगर हम कह दें कि बताओ कि सबसे बेहतरीन सड़कें अगर कहा जाए घनत्व की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, तो कौन है, तो हम बोलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसमें 33% सड़कों का जाल वहाँ पे है। अब कहते हैं सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सड़क परिवहन की विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग, तो छोटी दूरियों के लिए यह उत्तम होती है, पहली विशेषता हो गया। शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध आदि के लिए उपयोगी परिवहन है ये। याद रखेंगे, जल परिवहन से भी हम इसको भेज सकते हैं, लेकिन जल परिवहन में किसी भी जहाज़ में सामान लोड करने में कई दिन लग जाते हैं, जाने में भी धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में जाता है। और ये है कि फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ये तुरंत इस्तेमाल न किया जाए अगर इसको 1-2 दिन में, तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसके लिए हम सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि घर घर तक यात्रियों एवं वस्तुओं को पहुंचाने में सहायक, ये चौथा इसका हो गया। और में कि मरम्मत एवं देखभाल अन्य स्थल परिवहन के प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता। माने सड़क परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसमें जल परिवहन या वायु परिवहन की अपेक्षा यदि सड़क टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत करने में, देखभाल करने में काफ़ी कम खर्च लगते हैं। और पांचवी विशेषता इसकी कि किसी भी स्थलाकृति में इसका निर्माण करना आसान है। और हम अब इस तरीके से अब हम सड़क परिवहन की जो बात कर रहे हैं उसमें कई प्रकार की सड़कें होती है। उसमें से हम एक पढ़ने जा रहे हैं महामार्ग, जिसे हाईवे के नाम से हम जानते हैं। किसी देश के दूरस्थ स्थानों और मुख्य नगरों को जोड़ने वाली 2 से 8 लेन वाली सड़कें महामार्ग कहलाती है। इस पर सुचारू रूप से यातायात प्रवाह के लिए अलग अलग पथ, लेन, पुलों, फ्लाईओवर आदि बनी होती है। विश्व के प्रमुख महामार्ग है ट्रांस मार्ग, कनाडियन महामार्ग, वैंकूवर से लेकर सेंट जॉन तक कनाडियन महामार्ग जाता है, इसे याद रखेंगे हम लोग। उसी पर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इत्यादि। अब विश्व के प्रमुख महामार्गों की बात करेंगे तो हम इसे याद रखेंगे कि महामार्ग जो भी होते हैं वो विश्व स्तर पे होते हैं, और उसमें कौन सा महामार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है ये परीक्षा में पूछता है। तो परिवहन में इसको हम मुख्य तौर पे देखते हैं। जैसे पहला हो गया ट्रांस कनाडियन महामार्ग। तो ट्रांस कनाडियन महामार्ग ये वैंकूवर से लेकर सेंट जॉन तक जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांस कनाडियन जो है, ट्रांस महामार्ग अलग नहीं है बल्कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग एक ही है, जिसमें पढ़ेंगे ट्रांस कनाडियन महामार्ग ये वैंकूवर से लेके सेंट जॉन तक। दूसरा है अलास्का महामार्ग, ये सभी के सभी मुख्य तौर पे हम
ये जो पढ़ने जा रहे हैं, एडमंड से लेके एंकारेज तक ये जाती है। स्टुअर्ट महामार्ग या डार्विन से लेके मेलबर्न तक जाती है। और मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग या मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाती है। इस तरीके से ये चारों विश्व स्तरीय महामार्ग है जिसे हम याद रखेंगे। और इसमें से अब आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। यह भारत का महामार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई होते हुए कोलकाता होते तक जाता है। तो ये समझो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है कि भारत के चारों दिशाओं को जोड़ने वाला एक महामार्ग। समझो कि उत्तर में दिल्ली हो गया, दक्षिण में हमारा इसमें से बेंगलोर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, पश्चिम में अगर कहा जाए तो मुंबई हो जाएगा, पूरब में कहा जाएगा तो कोलकाता हो जाएगा। इस तरीके से ये चारों हिस्से को जोड़ने वाले महामार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नाम से हम जानेंगे, जिसे वाजपेयी जी ने शुरू करवाया। और इस तरीके से राष्ट्रीय महामार्ग 7 की बात करेंगे तो ये महामार्ग ये हमारे राजमार्ग में भी आता है बच्चों। यह वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक ये सबसे बड़ा महामार्ग है, इसे हम याद रखेंगे। जो समझेंगे ये सबसे माने इसे महत्वपूर्ण मार्ग में ही आएगा। और इसकी लंबाई होती है 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय महामार्ग 7। राष्ट्रीय महामार्ग 44 की बात करेंगे हम लोग तो ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भारत की सबसे बड़ी महामार्ग के रूप में इस समय जाना जा रहा है। 3745 किलोमीटर लंबा है ये। हम मैंने समझ लेंगे कि इसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय महामार्ग 44। अब हम पढ़ते हैं इसमें से अलग अलग देशों के कुछ महामार्ग के बारे में, जिसे हम जानेंगे पैन अमेरिकन महामार्ग। यह विश्व की सबसे बड़ी सड़क है जो दक्षिणी अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा से मिलाती है। माने समझेंगे हम लोग कि यह दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तरी अमेरिका तक को जोड़ने वाला महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग है। यह महामार्ग अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर ब्राज़ीलिया माने ब्राज़ील में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना होते हुए सैंटियागो माने चिली में समाप्त हो जाती है। माने एक ऐसा महामार्ग जो समझो कि 2 महादेशों को जोड़ती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा से होते हुए ये दक्षिण के देशों में अगर जाएंगे तो वहाँ पे मैक्सिको होते हुए ये ब्राज़ील तक जाती है जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अलास्का से होते हुए ये चिली तक जाती है। अर्थात पैन अमेरिकन महामार्ग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला महामार्ग है और विश्व का सबसे बड़ा ये सड़क माना जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं आगे चलकर सीमावर्ती सड़कें क्या है। तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। माने जब एक देश का संबंध किसी दूसरे देश के साथ तटों पे जो बनता है, माने एक देश की बाउंड्री लाइन दूसरे देश की बाउंड्री लाइन से जहाँ सटती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और उसी के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़क के नाम से जाना जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों में जोड़ने एवं प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और प्रायः सभी देशों में गाँवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती है। चाहे कोई भी देश हो, हमारे देश के बाउंड्री लाइन पे या किसी भी प्रत्येक देश के बाउंड्री लाइन पे वहाँ की सेना होती है और सेनाओं तक राशन पहुँचाने के लिए, प्रतिरक्षा संबंधी सामान पहुँचाने के लिए, माने हथियार पहुँचाना हो, भोजन पहुँचाना हो, वो सब पहुँचाने के लिए वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सड़कें बनाई जाती है, माने देश की सीमा के पास में, उसे ही हम सीमावर्ती सड़क के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें कहता है विभिन्न बोझा ढोने वाले पशुएं उनके क्षेत्र। अब विश्व में कुछ ऐसे पशुएं हैं जो एक स्पेशल गाड़ी को वो ढोते हैं और उनका एक क्षेत्र भी निश्चित है, जिसमें से हम याद रखेंगे कि जैसे कुत्तों एवं रैंडियरों, कुत्ता और रैंडियर, ये कुत्ते की तरह एक प्रजाति रैंडियर की भी होती है। ये एक गाड़ी को जो ढोते हैं उसे कहते हैं स्लेज गाड़ी। किस गाड़ी को? स्लेज गाड़ी को। तो स्लेज गाड़ी को कौन खींचता है जी? तो हम लिखेंगे कुत्ता एवं रैंडियर। यह क्षेत्र है इसका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया हिम क्षेत्र। माने वैसे क्षेत्र जहाँ बर्फ़ जमे होते हैं तो बर्फ़ पर फिसलने वाली एक प्लेट होती है, वो लंबी चौड़ी थोड़ी सी प्लेट होती है, उसी पे आदमी खड़ा हो जाता है
और रस्सी के सहारे रेंडियर को या कुत्तों के गर्दन में उसको पट्टा लगाकर बांध दिया जाता है, जिससे घोड़े को बांधा जाता है ना, उसी तरीके से। और वे रेंडियर या कुत्ते वहाँ से भागते हैं। पीछे की जो गाड़ी जिस प्लेट पे ये लोग बैठे रहते हैं उसे स्लेज के नाम से हम जानते हैं, और वो फिसलते हिम पर फिसलते चला जाता है। दूसरा बात करेंगे हम खच्चर। तो खच्चर किसी गाड़ी को नहीं बल्कि सामान को ढोते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में किसी सामान को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना हो तो ये खच्चर के पीठ पे सामान को रख लिया जाता है और वे उसको लेकर जाते हैं। और ये हो गया ऊँट। ऊँटों की बात करेंगे तो मरुस्थलीय प्रदेश में जो कारवां होते हैं, कारवां माने लोगों का समूह होता है, व्यापारियों का समूह होता है, या सामान्य रूप से कोई व्यक्ति रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मरुस्थल के क्षेत्रों में एक तरह से दूसरे जगह जब जाना होता है तो वहाँ पर ऊँट पे बैठकर या ऊँट पे अपने सामान को लाद कर लेकर जाते हैं। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाड़ियाँ भी ठीक से नहीं चल पाती है, मरुस्थल के कारण गाड़ियाँ फिसलने लगती है या फंसने लगती है उसमें। तो इस तरीके से अब एक बैल की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे, इनकी गाड़ी होती है छक्कड़ या टायर। ये भारत में होते हैं। छक्कड़ मतलब टायर का मतलब क्या कि बैलगाड़ी वगैरह हम लोग देख सकते हैं, भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से पशु किस गाड़ी को खींचते हैं और किस देश से संबंधित है, जिसमें स्लेज गाड़ी याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के हिम क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे रेंडियर नामक पशु खींचते हैं, जो कुत्तों की तरह ही होते हैं। तो और कुछ कुत्ते भी खींचते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा ये सड़क परिवहन में से ये सब चीज़ें ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। सड़क परिवहन के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेल परिवहन। चूँकि सड़क परिवहन में नहीं बल्कि सड़क परिवहन का ही एक हिस्सा हम पढ़ रहे थे, और उसी परिवहन में अब हम माने भूमि के ऊपर जो रेलवे का प्रयोग करके, रेल लाइन का प्रयोग करके, लोहे की पटरियाँ बिछाकर जो परिवहन करवाया जाता है उसे हम रेल परिवहन कहते हैं। तो रेल परिवहन जाने। रेल परिवहन स्थल परिवहन का एक प्रकार है जिसमें रेल के माध्यम से भारी मात्रा में वस्तुओं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर बात करेंगे जब स्थल पर लोहे की पटरियों का प्रयोग करके, जिसे हम लोहे की पटरी को हम रेल के नाम से जानते हैं, जब उस पर परिवहन एक माने वस्तु को या समझो कि किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसे हम रेल परिवहन के नाम से जानते हैं। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटटन और डार्लिंगटन के बीच हुआ था। इसे याद रखेंगे हम लोग। विश्व में प्रथम रेलवे की अगर शुरुआत किया जाएगा तो वो भी, इसके लिए भी हम ब्रिटेन को याद रखेंगे, इंग्लैंड को याद करेंगे। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में प्रथम रेल सन 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ठाणे जिसे आज ठाणे के नाम से जानते हैं हम लोग, याद रखेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत करने का काम लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 1852 ईस्वी में जब यहाँ का गवर्नर जनरल वो बनकर आया तो उसने कई सारा काम किया, जिससे रेलवे का शुरुआत उसने कराया मुंबई से लेकर ठाणे तक। 1853 ईस्वी भूलेंगे नहीं हम। अब रेल की विशेषताएं क्या है ये भी जानेंगे। तो रेल लाइन की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग होती है। पहली विशेषता में हम ये जानेंगे कि जैसे बड़ी लाइन, भारत की बात करेंगे तो बड़ी लाइन जो होती है 1.5 मीटर माने 1.5 मीटर के आसपास में ये होती है बच्चे। माने ये भारत में 1.616 मीटर होती है। फिर से मैं बता दूं कि जो यहाँ पे बड़ी लाइन, मानक लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन का माप लिखा गया है, ये विश्व स्तर पे लिखा गया है। भारत में अगर बड़ी लाइन कहेंगे हम लोग तो वह 1.616 मीटर चौड़ी होती है, जबकि विश्व स्तर पे बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है कितनी? 1.5 मीटर। मानक लाइन जो माना गया है वह माना गया 1.44 मीटर, माने 1.44 मीटर अगर पटरी अगर रखा जाता है, पटरी की चौड़ाई रखी जाती है तो विश्व का सबसे ये मानक इतना ही रखना चाहिए। मीटर लाइन की बात करेंगे तो मीटर लाइन की चौड़ाई होती है 1 मीटर, और छोटी लाइन की जो छोटी लाइन चलती है, जैसे गोपालगंज की बातें करें बच्चे तो अब तो बड़ी लाइन हो गई है, लेकिन पहले छोटी लाइन यहाँ भी चला करती थी। अभी भी कई जगह छोटी लाइन जो चलती है वहाँ 0.762 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में लगभग
13 लाख किलोमीटर रेल यातायात मार्ग है। याद रखेंगे, अब हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रसिया हो, सभी देशों की बात कर रहे हैं, बाकी सभी देश मिलाकर तो 13 लाख किलोमीटर रेल यातायात मार्ग है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, जहां लगभग 4.40 लाख माने 34% किलोमीटर रेल मार्ग है। यदि रेल मार्ग की बात करेंगे तो 34% विश्व का जो कहा जाए माने 4.40 लाख किलोमीटर रेल मार्ग सिर्फ यूरोप में पाया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से बेल्जियम में अगर बात करेंगे तो बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व है। रेल घनत्व की दृष्टि से, रेल घनत्व का मतलब हुआ है कि 1 किलोमीटर लंबे चौड़े जगह पर सबसे अधिक रेलवे लाइन जो बिछी हुई है वह विश्व में कहाँ बिछी है, तो बेल्जियम में। यहाँ प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर रेल मार्ग है। इसे याद रखेंगे हम लोग कि विश्व में सबसे अधिक रेलवे घनत्व कहाँ का, तो बेल्जियम का। उसी प्रकार सघनतम रेल तंत्र कहाँ, तो यूरोप का। दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, यूएसए, जापान व भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। माने प्रतिदिन अगर आवागमन करने वाले लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में तथा भारत में रेलवे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। चूँकि मानक लाइन मैंने बताया कि ऊपर अभी कि मानक लाइन कितनी होनी चाहिए, 1.44 मीटर ये चौड़ी होती है। और चूँकि इंग्लैंड रेलवे का शुरुआत वहीं से होता है तो वो मानक लाइन का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं बच्चे। थोड़ा यूरोप के बारे में जानेंगे कि यूरोप का क्या है रेल तंत्र की व्यवस्था। तो जानो कि इसमें विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और इस तरीके से वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग माने लंदन को पेरिस से जोड़ता है। याद रखेंगे, लंदन को फ्रांस से जोड़ने वाला काम कौन करता है, तो वहाँ का यूरो टनल ग्रुप, ये प्रचलित वहाँ का सुरंग मार्ग है। तो इस तरीके से हम आगे बात करेंगे कि रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार रूस का विश्व में तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, अगर रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार हम कहें कि सबसे पहला स्थान विश्व में किसका है, तो लिखेंगे अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे अधिक रेल मार्ग है वहाँ अमेरिका में। 2 नंबर पे आता है चीन, 3 नंबर पे आता है रूस और चौथे नंबर पे आता है भारत। सोचने वाली बात है कि जिस रेलवे की मुख्यतः शुरुआत ब्रिटेन में हो रही है बच्चों, वो ऊपर के रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार अगर कहा जाए तो चूँकि उसका क्षेत्रफल ही कम है, इसी वजह से वहाँ लंबाई कम है उसकी। लेकिन अमेरिका में सबसे अधिक लंबाई इसकी, चाइना में उससे कम, रूस में और उससे कम भारत में। इसलिए भारत चौथे स्थान पे आएगा इसमें, और तीसरे स्थान पे कौन आएगा, रूस आएगा। अब उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं कि रेलवे में वो तंत्र उसका क्या है। तो इस महाद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का 40%। अभी ऊपर बताया मैं कि विश्व में सबसे अधिक लंबाई के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वह आता है। 40% वहाँ कुल रेल मार्गों का है। तो माने विश्व के रेल मार्ग का 40% हिस्सा सिर्फ उत्तरी अमेरिका में है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र माने उत्तरी अमेरिका में पूर्व मध्य यूएसए एवं इससे सटे कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। अर्थात उत्तरी अमेरिका के हिस्से में पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका की बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और उससे सटे जो कनाडा है, यहाँ पे औद्योगिक और नगरीय प्रदेश पाए जाते हैं। माने मैक्सिमम वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह होने की वजह से वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रेल तंत्र का प्रयोग किया गया है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में या वहाँ से वर्ल्ड के कोने कोने में भेजना हो तो रेल मार्ग के द्वारा उसको तटों तक लेकर चला जाए, कोई परेशानी ना हो। अब हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया में चीन, जापान और भारत में रेल मार्गों का सघन घनत्व पाया जाता है, और भारत का विश्व में चौथा है, एशिया में तीसरा स्थान है। इसे भी हम याद रखेंगे कि विश्व की बात करेंगे तो विश्व में चौथा है और एशिया में तीसरा स्थान। एशिया में तीसरा स्थान किस लिए, तो एशिया में सबसे बड़े में आ जाएगा चीन, 2 में आएगा रूस, तीसरे में क्या आ जाएगा, भारत। ये तीसरा स्थान भारत के एशिया में हो जाएगा। विश्व में चौथा स्थान रहेगा
अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की बातें। तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ रेल मार्ग मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है, जिसका 25% केवल अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। माने ऑस्ट्रेलिया में बात अगर कहा जाए तो वहाँ रेलवे दक्षिण पूर्व भाग में ही है, उत्तरी हिस्से में नहीं है, उत्तर पश्चिम हिस्से में नहीं है। और वहाँ भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पे न्यू साउथ वेल्स जो जगह है वहाँ पर 25% रेल मार्ग अकेले वहीं पे है। बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश की बात करें तो वहाँ पे मात्र 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा हुआ है। और इस तरीके से अब पार महाद्वीप की बात करते हैं हम लोग। तो पार महाद्वीप, इसी को पारा महाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस रेल मार्ग की बात करेंगे तो यह रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है और विश्व के प्रमुख देशों की या महादेशों के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्नलिखित है। तो कौन कौन है इसे हम याद रखेंगे, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन पार साइबेरियन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाए या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाए, ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में आता है और यह विश्व का सबसे लंबा माने 9,322 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इसे याद रखेंगे। ट्रांस साइबेरियन कहाँ है तो रूस को हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि रूस के पश्चिम में बाल्टिक सागर है, उसी के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग माने लेनिनग्राद को सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये तो ट्रांस साइबेरियन एक प्रकार से अगर कहा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर अब व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है, अर्थात समझो कि बाल्टिक सागर से लेकर प्रशांत महासागर के तट तक को ये जोड़ता है। अब प्रमुख रेल स्टेशन की बात करेंगे हम अगर तो यहाँ पे पाएंगे हम लोग जैसे मास्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चित और इस तरीके से इसमें आता है चिता व खबरोवस्क। ये ऐसे ऐसे स्टेशन हैं जो इस मार्ग रेलवे लाइन के मार्ग में पड़ते हैं। तो मास्को, कजान, ट्यूनिम अगर बात किया जाए तो ये समस्त विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर ही ये पड़ता है। यह रेल मार्ग पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत एवं साइबेरिया के विकास में अमूल्य योगदान है। मैंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है ये रेल मार्ग, याद रखेंगे। और साइबेरिया के डेवलपमेंट में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम पढ़ेंगे वहीं की दूसरा, इसमें से अमेरिका चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। ये कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। माने कनाडा में चूँकि विश्व के मैक्सिमम कई कल कारखाने हैं, उन कल कारखानों के सामान एक जगह से दूसरी जगह जो लेकर जाया जाता है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से ही आता है जाता है। यह कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और कहता है कि यह रेल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर को जोड़ता है। इसे हम याद रखेंगे। लंबाई कुल कितनी होती है 7,050 किलोमीटर। प्रमुख स्टेशन माने अगर हम इसकी बात करते हैं कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जो उत्तरी अमेरिका महादेश की बात करेंगे वहाँ ये चलता है कनाडा के आसपास में। तो हैलिफैक्स से लेकर और ये चलेगा वैंकूवर तक, कुल लंबाई 7,050 किलोमीटर। प्रमुख स्टेशन की बात करेंगे इसमें मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैडबरी, विनिपेग और कलगैरी ये प्रमुख स्टेशन है। इसे भी हम याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि यह रेल मार्ग मैंने ये बता दिया। अब हम आगे जानने जा रहे हैं ओरिएंट एक्सप्रेस। एक और इसमें से पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, ओरिएंट एक्सप्रेस। यह यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अभी तक हमने बता दिया रूस का मैंने रेल मार्ग बताया, अभी अमेरिका का मैंने रेल मार्ग बता दिया, अब यह बताने जा रहे हैं यूरोप का। तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। मैंने मुख्य तौर पर फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, उसको कहाँ से जोड़ेगी तो इस्तांबुल से। तो इस्तांबुल को वाया माने इस्तांबुल जब पेरिस से इस्तांबुल जाती है तो कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है, तो इसमें समझेंगे कि वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और बैंकॉक से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के निर्माण का प्रस्ताव अभी किया गया है। इसे हम जानेंगे कि विश्व स्तर में एक ऐसा रेलवे लाइन बनाने की कोशिश किया जा रहा है जो ईरान से होते हुए इस्तांबुल से होते हुए
पेरिस से शुरू करेंगे, इस्तांबुल होते हुए, ईरान होते हुए, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, बैंकॉक से ये सब के सब एकदम जुड़ जाएंगे। ये प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी ये चालू नहीं है, इसे याद रखेंगे हम लोग। इस रेल मार्ग द्वारा पनीर, फल, सुअर का मांस, शराब और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। मैंने समझो ओरिएंट एक्सप्रेस के द्वारा इसमें हम किस किस चीज़ का, तो पनीर हो, फल हो, सुअर का मांस हो, शराब हो और मशीनरी हो, इसका निर्यात किया जाता है। चूँकि यूरोप के लोग सुअर का मांस भी खाते हैं, गाय का मांस भी खाते हैं, ईसाई दोनों मांस खाते हैं, इसीलिए दोनों का वो व्यापार वाणिज्य करते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हमारा आज के वीडियो में स्थल परिवहन हमने समाप्त किया, और स्थल परिवहन के बाद से अगला हम पढ़ेंगे जल परिवहन। तो जो स्थल परिवहन मैंने बताया ये पार्ट 1 कहलाएगा इसमें से। तो स्थल परिवहन में समझो कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन में से हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया। अब इसमें से तुम स्थल परिवहन ठीक से देखो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जल परिवहन तथा वायु परिवहन। तब तक इसको रिवीजन करो सभी।